अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और आपको कहते हैं खुशामदीद एक हंसती मुस्कुराती सुबह के साथ और इस दुआ के साथ कि आपका दिन जो है वो अच्छा गुजरे और आपके अहले खाना के लिए भी सलामती का बायस हो। तो जनाब, चूँकि हफ्ते का भी आगाज़ है, प्रोग्राम का भी आगाज़ है, तो अच्छी बात से इसका आगाज़ किया जाए, क्योंकि मैं हमेशा समझती हूँ कि जब भी आप कोई अच्छी मोटिवेशनल चीज़ पढ़ लें या सुबह सुबह देख लें, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो आपके जहन में रह जाए और आपका दिन जो है अच्छा गुजरे। तो मौला अली का जनाब कॉल है कि परेशानियां हालात से नहीं, ख्यालात से पैदा होती हैं। तो बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, हमें अपने ख्यालात को जितना हो सके, जितना मुमकिन हो सके अच्छा भी रखना चाहिए और वहम और गुमान से दूर भी रहना चाहिए। इसीलिए कहते हैं थिंक पॉजिटिव एंड बी ऑप्टिमिस्टिक, दिस इज़ द रूल ऑफ लाइफ। तो जनाब, इसी के साथ बहुत सारे आज ख़बरें तो हैं ही और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद होंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको जानते हैं कि 24 नवंबर जो कल का दिन गुजरा है वो हैपनिंग इसलिए था क्योंकि PTI ने कहा जनाब कि हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे और रिहाई दिलवाएंगे बानी PTI को हर हाल में। अभी तक तो फ़िलहाल जो काफ़िला बुशरा बीबी लीड कर रही थी वो नहीं पहुंचा वहाँ पर। हो सकता है रास्ते में कहीं रेस्ट वेस्ट कर रहा हो, क्योंकि रुकावटें भी बहुत ज़्यादा हैं और हुकूमत ये तय कर चुकी है कि किसी तरह हमने आने नहीं देना। दूसरी तरफ बेलारूस का जो 68 रुकनी वफ्द है वो पाकिस्तान पहुँच चुका है। इस वफ्द में बेलारूस की खारजा तवानाई, सनत, मवासिलात, कुदरती वसाइल और हंगामी हालात के वज़रा के साथ साथ 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी शामिल हैं। और बेलारूस के सदर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। पाकिस्तान बेलारूस के साथ सनत, तजारत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन का भी ख्वाह है। और वहीं दूसरी तरफ मुल्क में PTI के एहतजाज के बायस अफरा तफरी की कैफियत है। गो कि अवाम ने गुज़िश्ता रोज़ के एहतजाज की कॉल नाकाम बनाई। पख्तूनख्वा से भी कोई काफिला इस्लामाबाद नहीं पहुंचा। लाहौर में भी सूरत हाल पुरअमन ही रही, लेकिन अली अमीन और बुशरा बीबी की क़यादत में निकला हुआ है एक काफिला। और दूसरी तरफ हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि किसी को भी इस्लामाबाद पर धावा बोलने और इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं होगी। मुल्क में गैर मुल्की वफ़द की आमद है और एहतजाज मुल्क की तरक्की को किस तरह मुतासर कर सकता है और क्या ये सही टाइमिंग है, इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं ताहिर मलिक साहब। गुड मॉर्निंग ताहिर साहब, और बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। सर, बहुत ही अजीब बात नहीं है कि हमेशा ऐसी टाइमिंग PTI की तरफ से चुनी जाती है जब कोई इंटरनेशनल वफ्द या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट हो रहा होता है जहां पर पाकिस्तान मरकज़ निगाह हो। असल में देखें, जब आपने एहतजाज करना है, जो अब आपकी ये सिटीजन की राय है कि वो इसको पॉजिटिव समझे या नेगेटिव समझे, मेरे ख्याल में तो जो एहतजाज आपका कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है, और अगर आप डेमोक्रेसी अपने आप को कहते हैं, जो एहतजाज कोई गलत चीज़ नहीं है। तो मेरा ख्याल है, मुझे एक आपका एंगल ठीक है कि ये अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल रिलेशन हैं उस हवाले से जब भी कोई अहम दिन होता हो तो एहतजाज इस नेगेटिव, आपका इंप्रेशन नेगेटिव जाएगा। और दुनिया जब ये मैसेज आएगा कि कोई भी मुल्क हो वहाँ अदम इस्तेकाम है, सियासी तौर पर स्टेबिलिटी नहीं है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, तो फिर आप क्या ट्रेड करेंगे? आपका जो इम्पैक्ट है, जो हम दोस्त आप घरों में देख लें ना, मतलब आप अपने किसी रिश्तेदार के घर जाएं तो आपको पता चले आपके आने से पहले वहाँ लड़ाई हुई है, भाई ने बहन को मतलब बदतमीजी की है, माँ बाप से हुई है, तो फिर आप आराम से चाय का कप छोड़ के बाहर आ जाते हैं। तो यू आर वेरी राइट। अच्छा सर, एक और फैक्टर भी है, बिलावल ने भी इस हवाले से काफ़ी तशवीश का इजहार किया और मुझे भी काफ़ी इस पर होता है कि जनाब KP के अंदर कुरम जो है वहाँ पर हालात नासाज हैं, चाहे दो कबाइल की लड़ाई है या जो भी है, लेकिन अमवात वहाँ पर हो रहे हैं, सूरत हाल सिचुएशन कंट्रोल नहीं है और वज़ीर आला KP का सारा फोकस इस एजेंडे के ऊपर है कि उन्होंने बानी PTI को बाहर लेकर आना है। ये कितना दुरुस्त अमल है? देखिए इकरा, जो आपने पहला सवाल किया, जो मुझे समझ आई, ईमानदारी से मैंने जवाब दिया। मेरा ख्याल है ये बड़े सतही तरीकाकार है चीज़ों को देखने का। असल इशू कुछ हो रहा है, वो मेरे ख्याल में वो जायज़ है PTI उस हवाले से। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, देखें, अगर आपने पाकिस्तान को एक आइनी तौर पे आप कहते हैं आप एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब है आपने जो हुकूमत बनानी है वो इलेक्शन से बनानी है। तो मैं समझता हूँ इस चीज़ की जो असल लड़ाई का सोर्स की तरह मैं जाना चाह रहा हूँ। तो सोर्स जो हमारे पिछले इलेक्शन हुए हैं उसका डिस्प्यूट है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इलेक्शन फेयर नहीं हुए, मगर जब कोई भी हुकूमत और अपोजिशन PTI, इसमें तो मुझे तो कोई शक नहीं कि खान इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉलिटिकली पॉपुलर मैन इन पाकिस्तान, उसकी पार्टी पॉपुलर है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को ये जो हुकूमत ने एक फेस रखा हुआ है कि देखें ये हालात ख़राब कर रहे हैं, ये शहर पर कब्जा करना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल ये गलत है। हुकूमत का काम सही है, इस्लामाबाद को बचाए, उसकी हिफाजत करे, मगर ये भी तरीका तो नहीं ना कि आप आधा पाकिस्तान बंद कर दें, सड़कें बंद कर दें
मतलब ऐसा कौन सा कोई हलाकू वहाँ आया, कोई सुल्ताना डाकू आ रहा है, आपने पूरा पाकिस्तान बंद किया हुआ है। मेरे ख्याल में दोनों जो है, दोनों पीटीआई और हुकूमत, दोनों को मैं समझता हूँ दोनों अवाम के लिए अच्छा नहीं कर रहे। दोनों की पॉलिसीज मुझे इख्तलाफ है और इससे नुकसान पाकिस्तान के लोगों को हो रहा है। बिल्कुल सही। और ये बताइएगा कि जब ये मुतालबा करते हैं कि हम तब तक बाहर नहीं वापस नहीं जाएंगे जब तक आप बानी पीटीआई को रिहाई नहीं दिलवाएंगे, तो मुझे ये बताइए कि हुकूमत के पास ऐसा कोई राइट मौजूद है? क्योंकि रिलीफ उन्हें अदालतों से मिलना है, आज़ादी उन्हें अदालतों से मिलनी है, हुकूमत किस तरह उन्हें रिहा कर सकती है? देखिए, बज़ाहिर तो बड़ा सिंपल सवाल कर रही है, मगर देखिए हर मुकदमा जो होता है बेसिकली बुनियादी तौर पे उसकी मुद्दई जो है वो रियासत ही होती है। मतलब जो कानूनी तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, तो वो एक हुकूमत से बात कर रहे हैं। अब आप बताएं ना, वो खान पे मेरा हाल अब शायद इस वक्त कोई 60-70 के करीब मुकदमा हैं, इससे पहले 90-100 थे। तो ये मैंने और आपने तो नहीं ना बनाई, रियासत ने बनाया ना, हुकूमत ने बनाया, इदारों ने बनाया। तो फिर आप उन्हीं से गेंद ना छोड़ें। मेरा फिर वही पॉइंट है कि हुकूमत जो है वो आधी चीज की बात करती है, और वैसे भी जब आप हुकूमत में हो तो बर्डन टू प्रूफ आप पे है। आपका काम है नेगोशिएशन के लिए रास्ता निकालें। अगर वो एहतजाज कर रहे हैं, आपने उनको रोकना है, और आपने इस तरह रोकना है कि आम बंदा साथ उससे हर्ट ना हो। तो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को एक तमाशा बना दिया हुआ है। इसमें हुकूमत के 50 नंबर हैं और 50 नंबर पीटीआई के हैं, और बाकी लोग उस पर परेशान हुए हैं। कल मतलब आप कोई घर निकाल लें, आप हम लाहौर में बैठे हैं, मुझे एक घर दिखा दें जो इससे इफेक्टिव नहीं हुआ, तो ये तो कोई ना ये हुक्मरानी तो ना ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई खौफ और राज पाकिस्तान में चल रहा है। और पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है एक नॉर्मल मुल्क है, हम अच्छे लोग हैं। ठीक है, हम सियासत करते हैं, हम एक दूसरे से झगड़ते हैं, लड़ते हैं, आर्गू करते हैं, दिस इज वेरी नॉर्मल। तो ये दोनों मुझे लगता है पता नहीं किस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान। बिल्कुल सही। और बुशरा बीबी अब बाकायदा तौर पे काफ़िले को लीड कर रही हैं, हालांकि उन्हें मशवरा उस वीडियो के बाद दिया गया था कि आप जहां हद तक दूर रह सकें तो दूर रहें सियासत से। पहले तो ये बताइए कि सऊदी अरब का वो जो वीडियो बयान इन्होंने दिया, उससे कितना धचका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंटरनली लगा है? देखिए, एक इसके दो लेवल हैं। ये मेरी राय है। पहले तो मुझे नहीं शक कि ये बीबी साहिबा की अपनी बात है, मेरी अपनी थोड़ी बहुत जो पीटीए की समझ है, और मैं खान को क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट भी जानता हूँ, मौका भी मिला पर्सनली मिलने का। मेरा अपनी जाती राय है कि ये खान की इसमें इनपुट शामिल है। खान ने ये कहा, ये बात कहो। मुझे ये लगता है कि खान इससे पॉलिटिकली बेनिफिट ये लेना चाह रहा है कि वो बेसिकली पाकिस्तान के लोगों को ये मैसेज दिया, ये रिलीजियस कार्ड है कि देखें मैं अंदर से कितना अच्छा मुसलमान हूँ, मैं अंदर से कितना इस्लाम दोस्त हूँ। और देखें ये जो ताकतवर लोग हैं जिसमें इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, वो पाकिस्तान को लिबरल करना चाह रही हैं। तो मुझे लगा कि खान ने एक तीर में दो निशाने किए हैं। एक चीज़ तो खान ने अपनी जो पॉलिटिक्स है उसके खिलाफ गया है कि जी वो हमेशा शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली पे तनकीद करता था कि ये फैमिली पॉलिटिक्स है। तो अल्टीमेटली अफसोस मुझे भी हुआ है कि खान को भी अपनी बीवी और बहन पे डिपेंड करना पड़ा है। तो फिर इसका मतलब है कि हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक ही फीलिंग से चल रही। अगर आप ब्लड रिलेशन नहीं लाएंगे तो आपकी मैसेज नहीं जाएगा। तो खान ने मेरा रिलीजियस कार्ड खेला है, और मेरा नहीं ख्याल कि बुशरा ने कोई चीज़ जान के की है या गलत की है। शी वॉज ऑन टारगेट, और उन्होंने जानबूझ के ये बात की है, लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को गुस्सा चढ़ाया कि हाँ असली मुसलमान है, वो पाकिस्तान में इस्लाम लाना चाह रहा है, और ये जो ताकतवर लोग हैं और जो ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट इंटरनेशनल है वो पसंद नहीं करते। सर, तो एक सवाल ये भी उठता है कि अगर इतने इश्यूज़ थे और उनको ये नज़र आ रहा था कि उनके ख़िलाफ़ ये मुखालिफ क़ुव्वतें मौजूद हैं, तो इतने तोहफे तहाइफ और उसके बाद बार बार विज़िट करना, ख़ुद बुशरा बीबी की बेटी की शादी वहाँ पर एक शानदार 5 स्टार होटल में होना, ये सब वहाँ पर क्यों होता रहा? फिर तो ये केसेस तो तोशा खाना के जो बने उन्हीं तहाइफ पर बने, लेने ही नहीं चाहिए थे इन्हें। नहीं, ये बड़ा लॉजिकल है आपका सवाल, आप 100% कह रही हैं, मगर मेरा आपसे भी सवाल होगा, मुझे आप जिस कल्चर में रह रही है, हमारा कल्चर ही सारा कॉन्फ्लिक्ट का है, तजाद का है। हम सब लोग जिस निज़ाम में रहे हैं हम आदी हो गए हैं। एक ही वक्त में हम इंसाफ की बात कर रहे होते हैं, उसी दूसरी साइड पे हम जुल्म कर रहे होते हैं। तो मेरा हाल खान की जो आपने जो बात की है, मैं आपसे फुली एग्री करता हूँ। ये एक तजाद था। एक तरफ खान साहब जो फरमाया करते थे कि ये फैमिली बिजनेस नहीं है, सियासत अवाम की है, और उनकी बीवी का आने ही मैं समझता हूँ नामुनासिब था। और पंजाब की स्टोरी है, सबको पता है, शी वॉज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, हायरिंग फायरिंग और सारा कुछ उन्होंने किया, और मेरा ख्याल उसकी सजा भी काट रही है। अगर आप देखें खान के जो मेन मुकदमात हैं
अगर आप चारों तरफ से देखें तो खां अपनी इसी गलती से फंसा है जहां उसने अपनी बीवी को इन किया। आप तो तोशा खाना के केसेस देख लें, यूनिवर्सिटी का केस देख लें, मेजर जो केसेस हैं जिन पे वो खान फंसा हुआ है वो सारे वही हैं जो आपने गलती की है। तो मेरा ख्याल माफ़ी नहीं है, ये सही बात आपने की है। अच्छा सर, और अब सिनेरियो अगर अब की सूरत हाल का देखा जाए, अगर ये लोग पहुंच भी जाते हैं तो आपको क्या लगता है, खुद अगर ये चीज़ नाकाम हो जाती है, प्लान बी क्या हो सकता है पीटीआई का, और क्या इतनी पोटेंशियल है कि ये वहाँ पर मौजूद रहे कि हुकूमत को प्रेशराइज कर सके? देखें, दोनों का प्लान बड़ा सही है और दोनों विनर जा रहे हैं। मैं तो बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, हुकूमत का प्लान ये है, हुकूमत ये साबित करना चाह रही है कि देखें हम दिन रात सुबह दोपहर शाम खाने से पहले पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। बेलारूस का एक बंदा आ रहा है, कितना वो जहाज भर के डॉलरों का ला रहा है और खान देखे क्या कर रहे हैं। वो तो अपनी दुकान लगा रहे हैं और वो अपना मैसेज दे रहे हैं कि देखें जी हम पाकिस्तान की देखें स्टॉक एक्सचेंज कहाँ से कहाँ ले गए, डॉलर सस्ता कर दिया और ये देखें हाँ क्या कर रहा है। वो उन्होंने भी जीत जाना है और पीटीआई ने क्या जीत जाना है वो आपको पता। वो कहेंगे देखें जी आप कहते हैं हम पॉलिटिकली फेल ही ना, पूरा पाकिस्तान ने हमने फ्रीज कर दिया, कोई मोटरवे नहीं आपने छोड़ी, सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद के 70 रास्ते इन्होंने बंद किए हुए हैं और 40,000 के करीब लोग हैं इस्लामाबाद में ड्यूटी कर रहे हैं और मैं समझता हूँ ये 40 से भी ज्यादा होंगे। तो दोनों अपना अपना केस ले आएंगे। मजलूम तो फिर आम बंदा ही है ना। मुझे बताएं, चले मान लिया इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है, बड़ी अवामी पॉलिटिक्स कर रहा है, मान लिया कि हुकूमत बड़ी अजीम है, बड़ी पाकिस्तान दोस्त है, मगर जिन लोगों को ये 5-6 दिन में रोजगार गया वो बेचारे कहाँ जाएंगे, वो किससे रोएंगे जाके? जब उनके बच्चों ने कहा होगा पिंडी में जो खोंचा फरोश है, जो घर में बच्चों का जो रिजक लेके रात कल भी नहीं जा सका, परसों नहीं जा रहा, वो अपना केस कहाँ लेके जाएगा? वो जो ट्रांसपोर्टर है, जो टैक्सी चलाता है, जो बस चलाता है, जो ट्राले चलाता है, जो सामान लेके आता है, उसके घर में जो चूल्हा ठंडा हुआ है, मैं तो उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। एक तरफ हुकूमत है वो अपना एजेंडा, वो पंजाबी कहते हैं नीवा नीवा रोला पाया जी, इमरान देखे तबाह कर रहा है पाकिस्तान। और भाई पाकिस्तान को तबाह कर रहा है, 40,000 पुलिस वाले तो तुमने भेजे हैं, सारा पाकिस्तान तुमने बंद कर दिया। मेरी जिंदगी में इस तरह की चीजें मैंने तो नहीं देखी। पॉलिटिकल कभी भी हम स्टेबल नहीं रहे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये नया इन्होंने तरीका शुरू कर दिया। पंजाब इज मोर देन 11 करोड़, फ्रांस इंग्लैंड से ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, आपने 4 दिन से उनको सबको पहुंच कर दिया, आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया ताहिर मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मेरे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि ये सिचुएशन जो है जल्द थम जाए और दोनों एक दूसरे को स्पेस देने पे तैयार हो जाएं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक। और जहाँ पर हमने एहतजाज की बात की और उससे मुतासर होने वाली सरगर्मियों की बात की, तो मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ कि मईशत के हवाले से भी एक ओवल लुक हमारी ज़रूरी है, क्योंकि जब जलसे जुलूस और एहतजाज होते हैं ना जनाब, तो हमारे लिए बड़ा नुकसान होता है। और अपोजिशन जब एहतजाज की कॉल दे देती है तो तकरीबन 190 अरब रुपए का नुकसान रोज़ाना हमें होता है। तो आप सोचें कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को, जहाँ पर एक ग्रोइंग इकॉनमी है और वी आर स्ट्रगलिंग टू बी अ वेरी स्टेबल इकॉनमी, क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? मेरे साथ मौजूद होंगे माहिर मईशत हैं डॉक्टर कैसर सब साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर साहब आपके वक्त का। सर, 18 माह में पीटीआई एहतजाज से निपटने के लिए 2 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च हुए, रोज़ाना का 190 अरब रुपए का नुकसान हम बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या हम इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं? नहीं, टेक्निकली तो हम नहीं हो सकते। देखें, प्रॉब्लम पता क्या है कि डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म इकट्ठे चलते हैं और डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है कि पीसफुल जलसे किए जाएं। अब बाकी आगे है कि वो मॉब जो है वो पीसफुल रहता है या नहीं, वो एक अगली बात है। बट गवर्नमेंट ने खुद ही बंद कर दिया सारा मुल्क, शाहराहें बंद कर दी, एयरपोर्ट्स बंद कर दिए, रेलवे बंद कर दी। तो जो काम पीटीआई ने करना था वो तो गवर्नमेंट ने खुद ही कर दिया अपनी इकोनॉमी को। सो आई एग्री विद यू कि नहीं, हमें बड़ी सोच समझ के जो भी हमें करना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर करना चाहिए। इन दी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स और फिर कोर्ट्स हैं। तो जलसे जुलूस जो हैं वो इन अ वे जो
इकोनॉमी को तो फरोग नहीं देते, डेमोक्रेसी को कितना देते हैं वो एक बात की बात है। सर बट व्हाट डू यू थिंक कि हमारे लॉन्ग टर्म नुकसानात क्या हो सकते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर्स अगर बाहर के मुल्क भी हैं वो सपोर्ट तो आपको तभी करेंगे और इन्वेस्ट भी तभी करेंगे जब उन्हें स्टेबल हालात नज़र आएंगे। तो जब एहतजाज की कॉल हो जाए और रोज़ हालात ख़राब हो, जिस तरह बेलारूस का वफ़द पाकिस्तान पहुँच रहा है, तो आपके ख्याल में लॉन्ग टर्म नुकसानात हमें क्या हो सकते हैं? जी देखें, लॉन्ग टर्म नुकसानात तो ये हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट है। मेरा ख्याल है कि कई साल पहले चीन के प्रेसिडेंट आ रहे थे तो ये पीटीआई के धरने थे, अब बेलारूस के आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इन अ वे ट्रेड एक्टिविटी बंद होती है, ट्रस्ट डेफिसिट होता है, आपकी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के जो मुआहदे हैं वो डिस्टर्ब होते हैं सारे। और कैपिटल सिटी जो है वहाँ इंडस्ट्री तो नहीं है मगर वहाँ से फैसले आने हैं ना सारे के सारे। सो आई एग्री कि आप, मगर बात ये है कि दुनिया ये भी तो देख रही होती है कि क्या जो है मुल्क के अंदर अनफेयर मामलात हैं जिसकी वजह से ये हो रहे होते हैं। ये थर्ड वर्ल्ड के अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट वर्ल्ड तो शायद क्या उसका नाम है, इलेक्शन करा लेती है, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करा लेती है, बट लॉन्ग टर्म होंगे इसके असरात। आपको ट्रस्ट डेफिसिट को बिल्ड करना पड़े। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब बेलारूस का जो वफ्द आ रहा है, अगर आपने इसको स्टडी किया हो तो क्या कुछ पोटेंशियल मौजूद है जो हम फ़ायदा उठा सकते हैं इनसे? देखें, बात यह है कि पोटेंशियल हर मुल्क से होता है। सवाल तो इतना है कि आपने अपने मुल्क के अंदर क्या पिन पॉइंट कर लिया कि हमने क्या क्या बनाना है और क्या क्या किसको बेचना है। बेलारूस का एक और इम्पोर्टेंस भी है कि वो इस वक्त रूसी सदर का सबसे क्लोजेस्ट अलाय है इस सारी जंग में यूक्रेन की। तो आप बेलारूस का जब इतना बड़ा वक्त आता है तो इसका मतलब यह है कि कवर्टली आप रशिया के साथ भी कोई दोस्ती कर रहे हैं और ब्रिक्स के अंदर भी कोई आप एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा कि ये जो इस्लामाबाद में एससीओ कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें उस कॉन्फ्रेंस में बेलारूस को मेंबर बनाया गया था एससीओ का। सो इन अ वे हमें वहाँ से जो सोवियत यूनियन ने वहाँ तालीम और वहाँ टेक्नोलॉजी दी हुई है अपने ख़त्म होने से पहले, उससे भी हम फ़ायदा ले सकते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें अपनी टेक्सटाइल्स और बहुत सारी चीज़ें बेच सकते हैं, अपने चावल बहुत सारे बेच सकते हैं, वो बहुत मकबूल हैं उन मुल्कों में इन दी कॉन्टेक्स्ट। मगर मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि हमें देखना पड़ेगा कि और कौन सा कंपैरेटिव एडवांटेज हमें है कि हम बना के इन मुल्कों को, और ये बहुत ज़रूरी है कि जो एक्स सोवियत यूनियन के मुल्क हैं, ये बेलारूस भी हो गया और रूस खुद हो गया और फिर इधर सेंट्रल एशिया के मुल्क हैं, इनसे दोस्ती करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल लेवल पे वो खासे एडवांस हैं। उतने तो नहीं है जितना वेस्टर्न यूरोप है, मगर अगर वेस्टर्न यूरोप से आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो रही तो ये मुल्क बिल्कुल आपको इनकी यूनिवर्सिटियाँ, हम लोग वहीं से ट्रेन हुए हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, तो आपके स्टूडेंट्स जा सकते हैं और उनके स्टूडेंट्स भी इधर आ सकते हैं बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए। बिल्कुल सही। और फिलहाल जितने भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं इकोनॉमी को लेकर और बार बार एक मुस्बत अशारिये की गूंज हमें सुनाई देती है, अशारिये चाहे मुस्बत हो, आपको लगता है सिम्त भी दुरुस्त है? देखें, बात यह है कि मुझे ये तो नज़र आ रहा है कि हम एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे चले हैं, मगर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो यह है कि वो बहुत स्लो है हमारी ग्रोथ, 1.5 से 2.5 तक आ गई होगी, 2.8 तक आ गई होगी, 3 तक चली जाएगी 2025 तक। हमें 6 पे जाना है जो हम पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको मिटिगेट करने के लिए। हमें डिवर्सिफाई करना है अपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, हमें अपनी एग्रीकल्चर को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है।
हमारे जो यूथ है वो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है, ना उसकी वर्क हैबिट्स हैं, ना उसकी प्रोडक्टिविटी है। तो हमें एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में। हमें अपना पानी जो है वो उसको स्टोरेज फैसिलिटीज़ बढ़ानी पड़ेंगी, हमें बिजली को सस्ता करना पड़ेगा, फिर आप G20 के अंदर आ सकते हैं। हम उससे बहुत नीचे हैं। और ये जो इस वक्त ग्रोथ है वो जैसे हुकूमत बदलती है, पॉलिसी बदलती है, तो वो सस्टेनेबल नहीं हो जाती, उसका डायरेक्शन बदल जाता है। आप देखिए कि इंटरेस्ट रेट्स भी बड़े आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे हैं। 22% से ये शायद 15.5 पे आए हैं। इंडस्ट्री कह रही है कि 12.5 पे या 10 पे आने चाहिए। तो ट्रैजेक्टरी तो ठीक है, मगर उसकी जो पेस है वो जिस तरह दूसरे दुनिया के मुल्क, एशिया के मुल्क तरक्की कर रहे हैं जिस स्पीड से, उस स्पीड पे हम नहीं हैं। और उसके लिए हमें अपनी जो है यूथ को ट्रेन करना है और अपनी एसएमईज को एक्सपोर्टेबल बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। और सर, जब वजीर ख़जाना खुद ये फरमा रहे हैं कि 190 अरब रुपए का हमें नुकसान होता है जिससे बराह रास्त मुल्क की GDP मुतासर होती है, तो कोई और तरीका है कि एहतजाज भी होता रहे और इतना नुकसान भी ना हो? देखें, बात यह है कि मेरा ख्याल है कि जिसना इंग्लैंड ने कई साल पहले ही एक हाइड पार्क बना दिया था कि जिसने भी प्रोटेस्ट करनी है वहाँ जाए और जो मर्जी स्पीच करे, हम नहीं रोकेंगे। तो एक तो ये है कि हमें भी कोई ऐसे इलाके दे देने चाहिए जहाँ जाके लोग प्रोटेस्ट करें, अपना वो सारा जो दिल का गुबार है वो निकालें। जितना आप चीज़ों को रोकेंगे उतना वो भड़केंगी। सो इसका मतलब यही है कि आप प्रोटेस्ट को कॉन्स्टिट्यूशनली इजाज़त भी दें, मगर ये भी ना इजाज़त दें कि लोगों के जो है रास्ते बंद हो जाएं। तो मैंने आपसे अर्ज की पहले भी कि जब गवर्नमेंट खुद ही रास्ते बंद करना शुरू कर देगी तो नुकसान तो फिर आप सिर्फ अपोजिशन पे नहीं डाल रहे ब्लेम, अपने आप पे भी डालेंगे ना कि शाहराहें बंद हो गई, ट्रेनें बंद हो गई, हवाई अड्डे बंद कर दिए। तो दैट इज़ नॉट हाउ थिंग्स हैपन। बाकी ये है कि मेरा ख्याल है कि एक डायलॉग होना बहुत ज़रूरी है एट डिफरेंट लेवल्स। जब आप दो चीफ मिनिस्टर्स एक दूसरे को बुरा भला कहते रहें तो ये डेमोक्रेसी के हक में नहीं है। आप एक दूसरे की मिस्टेक्स को तो बिल्कुल बता सकते हैं कि जी उसने ये गलतियां की। आपको याद होगा कि यही PMLN की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी को कहती थी कि कराची में आपने वो डेवलपमेंट नहीं की जो हमने लाहौर में की। अब वो पार्टनर्स हैं इसी गवर्नमेंट में। तो इसी तरह PTI KPK में है और PMLN यहाँ है और पीपल्स पार्टी कराची में या सिंध में है। तो कहीं ना कहीं जो मामलात हैं वो जो काउंसिल्स बनी हुई हैं कॉमन इंटरेस्ट की, वहाँ चीज़ें सॉल्व करें। मगर जब तक आपके लोगों को साफ पानी नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक मामलात मुश्किल रहेंगे। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपके वक्त का। उम्मीद करते हैं जनाब के दोनों साइड्स, चाहे हुकूमत भी और अपोजिशन भी, ये ज़रूर सोचें कि इस एहतजाज के अंदर कितना नुकसान हो रहा है और हमारे गरीब आवाम जो है इसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं और कुछ क्रिकेट की बात जनाब कर लेते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के साथ आखिर मामला क्या है। कुछ ही देर में पूरी आवाम को और पूरे कौम को ये बता देते हैं जनाब कि हम बहुत अच्छी कारकर्दगी करके जा रहे हैं और आगे जाके भी हमसे यही होगा, लेकिन होता कुछ उलट ही है। 3 वनडे मैचेस की सीरीज है जनाब और पहले ही मैच में जिम्बाब्वे से पाकिस्तान हार गया और कुछ खासी कारकर्दगी टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर की बिल्कुल नहीं रही और डक लुइस जो मैथड था उसके तहत 80 रन से पाकिस्तान को जिम्बाब्वे ने शिकस्त दे दी। इसी पर हम बात करेंगे और मेरे साथ जनाब मौजूद होंगे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं शकील खटक साहब। बहुत शुक्रिया शकील साहब। ये हुआ क्या है, इतना जीत का खुमार था या फिर ओवर कॉन्फिडेंस था जो ले बैठा? ये आपका सवाल अच्छा है कि हुआ क्या है, क्योंकि ऐसा हुआ है कि हमें भी नहीं समझ आया। हाँ। अभी हम ऑस्ट्रेलिया को हरा के जा रहे हैं उनकी होम ग्राउंड के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, आपको पता है कि जो भी टीम वहाँ पर जाती है तो पहले सोच समझ के जाती है कि हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और भरपूर तैयारी के साथ जाती है।
एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हम वहाँ पे नहीं जीत सकते सीरीज़, क्योंकि काफ़ी टफ सीरीज़ होने जा रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन जो भी हुआ हम वो सीरीज़ जीत गए ओडीआई में। तो ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम जिम्बाब्वे जैसी टीम से उनके होम ग्राउंड के ऊपर हारेंगे। रिजवान कहते हैं कि यार ठीक है, उनको कंडीशन का, जब आप प्रोफेशनल होते हैं तो आपको ना तो कंडीशन की टेंशन होनी चाहिए, ना पिच की टेंशन होनी चाहिए, ना किसी टीम की होनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी तैयारी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक तैयारी करते हैं और फिर वहाँ पर जाके खेलते हैं। अब जिम्बाब्वे के खिलाफ जो पहला मैच आपने देखा होगा कि जिस तरह से वो खेले हैं, 2-6 का टारगेट दिया उन्होंने हमें, और स्लो थी पिच, स्लो थी। इस पर तो हम ये नहीं कह सकते कि चलें ठीक है पिच का कसूर था, लेकिन कसूर हमारे प्लेयर्स का था। आपको अभी तक स्पिनर्स को खेलना नहीं आया कि स्पिनर्स को कैसे खेला जाना है। एक नए लड़कों के साथ हमारी टीम गई थी, हमने जाहिर सी बात है चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, और चंद दिन पहले जब आकिब जावेद ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कज़ाफ़ी स्टेडियम में, तो वो कहते हैं कि हमारा जो फोकस है वो चैंपियंस ट्रॉफी पे है, T20 क्रिकेट पे इतना नहीं है। अगर हमारा फोकस चैंपियंस ट्रॉफी पे है तो फिर आपको एक प्रॉपर टीम को लेके जाना चाहिए। आपके पास पीछे रह क्या गया है? ये जिम्बाब्वे की सीरीज़ है, फिर आपने यहाँ से साउथ अफ्रीका जाना और फिर आपने ट्राई नेशन सीरीज़ खेलने के लिए वापस आना है यहाँ पर। मतलब लिमिटेड सी सीरीज़ है, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा इवेंट आपने खेलना है, और उससे पहले आप इतने एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ भी तजुर्बा कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारने का तजर्बा ले रहे हैं ना। मतलब ऐसी है, मुझे भी ऐसी लग रहा है। मतलब आप खुद एक तरफ मान रहे हैं रिजवान कि हमारे प्लेयर्स के अंदर गेम अवेयरनेस की कमी है। अब लास्ट हमारा ये जो मैच हुआ है जिम्बाब्वे के खिलाफ, कोई भी खिलाड़ी, चाहे वो हमारा साइम था, अब्दुल्ला था, सलमान था, हसीब था, कामरान गुलाम था, रिजवान था, मतलब जितने भी प्लेयर्स आते रहे कोई भी विकेट पर नहीं टिका। सिर्फ रिजवान थे जिन्होंने रेजिस्ट किया, कोई 43 बॉल्स के ऊपर उन्होंने 90 रन की इनिंग्स खेली, नॉट आउट थे। जब आपको पता है कि बारिश आने वाली है और हमें टारगेट 205 का 6 का मिला हुआ है, तो हमने उस सिचुएशन के मुताबिक खेलना है। आपको बाकायदा प्लानिंग दी जाती है कि आपने इतने रन रेट से स्कोर करने हैं, फिर अगर बारिश आती है तो डीएलएस मेथड से फिर आप इतने रन से जीत सकते हैं, अगर आपकी इतनी विकेटें गिरती है, एक पूरी प्लानिंग होती है। लेकिन मुझे एक चीज़ की ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे समझ नहीं आई, ना तो कप्तान को आइडिया था, ना तो शायद कोच, हमारे जो पीछे टीम मैनेजमेंट बैठी हुई है, कोचेस बैठे हुए हैं, सारे सिलेक्शन कमेटी बैठी हुई है, क्योंकि आकिब जावेद जाहिर सी बात है आपके कोच भी हैं और मेंबर सिलेक्शन कमेटी भी हैं, तो उन्होंने शायद उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि हमने किस तरह मैच को लेके चलना है। आपके 6 खिलाड़ी 60 पे आउट होते हैं, आपके सिकंदर रजा और शॉन विलियम्स के सामने हमारी टीम आधी जो है वो ढेर हो जाती है। इट मीन्स के जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो एक शुरू से हमारा एक मसला आता रहा था कि हम स्पिनर्स को नहीं खेल सकते, वो हमें कल खुल के सामने आया। हमने 3 नए लड़कों के साथ, 3 डेब्यूटेंट थे हमारे, फैसल अकरम था, आमिर जमाल था, हसीबुल्ला था। नो डाउट मैं ये नहीं कहता कि नए खिलाड़ियों को मौका नहीं देना चाहिए, लेकिन नए खिलाड़ियों को आप तब मौका दें जब उनके साथ आप सीनियर्स को खिलाएं। हारिस रऊफ एक सीनियर है आपके पास इस वक्त टीम के अंदर, और मोहम्मद रिजवान आपके सीनियर प्लेयर खेल रहे। बाकी मुझे एक नाम आप बता दीजिए कि ऐसा कोई एक्सपीरियंस प्लेयर्स हो, ना तो आपने शाहीन खिलाया, ना तो आपने बाबर खिलाया, आपने जितने भी एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे आपने बाहर कर दिए। फिर मिडल ऑर्डर में आपके पास कोई नाम नहीं है। सलमान अली आगा ने अभी तक तकरीबन 19 के करीब ओडीआईज खेल चुके हैं, तो उन्होंने अभी तक क्या किया परफॉर्म ओडीआईज में? मिडल ऑर्डर के अंदर कोई मिडल ऑर्डर में वो काम नहीं कर रहे। तैयब ताहिर को हम लेके गए, अभी तक हमने मौका नहीं दिया। लेट्स सी कि अगले आने वाले मैचेस के अंदर उन्हें मौका मिलता है या नहीं। तो मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह से अब लास्ट हमने T20 सीरीज़ देखी, ओडीआई सीरीज़ देखी, जो लड़के हमारे पास बेंच पे हैं वो बेंच पे ही बैठे रहे। हमने ये नहीं किया कि अगर हम सीरीज़ जीत रहे हैं तो हम तजुर्बा करवा लें, नहीं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम तीसरे T20 में तजुर्बा कर रहे हैं। जब आप सीरीज़ भी हार गए थे, आपको वाइट वॉश से बचना था, वहाँ पर आपको चाहिए था एक मजबूत टीम के साथ जाते। वहाँ पर रिजवान खुद बैठ जाते हैं और सलमान को कप्तानी करवा देते हैं। और सलमान अली आगा मेरे हिसाब से T20 का अभी तक वो प्लेयर नहीं है। उनको ओडीआई और रेड बॉल के अंदर जितना आप उनको खिलाएं ताकि एक फर्नेस्ट हो जाए पूरी तरह से। अभी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, बार बार ये लोग चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र करते हैं कि हम तजुर्बा कर रहे हैं, कि यंग टैलेंट हैं हम, नो डाउट। रिजवान जब प्री सीरीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसने, तो वो कह रहे थे कि हम तजुर्बा कर रहे हैं और यही लड़के पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार होंगे। फ्यूचर स्टार आपके तब बनते हैं जब आपके जो मुस्तकबिल के, जो अभी करंट के स्टार्स हैं, उनके साथ खिलाएंगे, उन्हें एक्सपीरियंस हासिल होगा, उनसे सीखेंगे। जब सीखेंगे तभी जाके आपके वो स्टार्स बनेंगे ना। ऐसे तो नहीं है कि वो रातों को आप स्टार्स बना लें। दूसरी बात कि गेम अवेयरनेस की हमने की थी। अब गेम अवेयरनेस कैसे आएगी? क्या ये ऐसे तो नहीं कि जो आपने नए लड़के खिलाए हैं ये आपने ऐसी उठा के किसी गली मोहल्ले से उठा के खिला दी कि चलो यार आज हम ज़रा मैच खेलने चलते हैं? ऐसे तो है नहीं। आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने परफॉर्म किया, आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर उन्होंने परफॉर्म किया, चाहे वो T20 है, रेड बॉल है, 5 डेज क्रिकेट है, 4 डे क्रिकेट, उन्होंने हर जगह के ऊपर परफॉर्म किया। इट मीन्स कि हमारा जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है वहाँ पर फ्लॉज है। वहाँ पर उनको ये तो बताया गया कि आप जाके चौका मारें, छक्का मारें, बस शॉट्स खेलें और रन्स करके आप आ जाएं।
ये तो उनको बताया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि आप जो गेम अवेयरनेस होती है, जो मेन चीज़ होती है कि अगर आपकी एक विकेट गिरती है तो फिर आपने कैसे खेलना है, अगर आपको इतना टारगेट मिला है तो फिर आपने मोमेंटम कैसे लेके चलना है, गेम का मोमेंटम बिल्ड कैसे करना है, गेम कैसे बिल्ड करनी है, पार्टनरशिप कैसे बिल्ड करनी है। ये जो सारे वो कहते हैं ना कि जब सालन के अंदर सारे मसाले इकट्ठे होते हैं तभी जायका आता है। और आपको लगता है जिन प्लेयर्स को बाहर रखा गया है उनको होना चाहिए था? कौन से? जिन प्लेयर्स को बाहर रखा गया है जिनका जिक्र अभी आप देखिए, नो डाउट आप, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपने उन्हें बाहर करना था ना तो आप आगे अपना बेंच स्ट्रेंथ भी तो देखते हैं। अब अगर आप जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ हार रहे हैं, उनके होम ग्राउंड के ऊपर हार रहे हैं, तो आपकी रैंकिंग भी नीचे जाएगी। दूसरी चीज़ जो होती है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना आपका, वो शेक हो जाता है जब आप भी कोई भी सीरीज़ हारते हैं, चाहे वो आप जिस भी टीम के खिलाफ हारते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा खासा शेक होता है। आप अच्छी खासी टीम ना वो गिर जाती है, आप उस टीम को आपने फिर दोबारा से कैसे उठाना होता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ यही कह रहा था कि अगर आपने जिन प्लेयर्स को बाहर बैठाया आप बिठा देते। अब आपने इफ्तिखार अहमद को बाहर किया था, आपने आसिफ, जो T20 की बात कर रहा हूँ मैं, आसिफ अली, खुशदल, ये जितने भी हमारे पास पावर हिटर्स थे हमने उन्हें बाहर किया, लेकिन हमारे पास क्या था, हमने बैकअप प्लान ही नहीं बनाया। अभी जो T20 की टीम है हमारी, हमारे पास राइट नाउ कोई एक पावर हिटर नहीं है जिसके ऊपर अगर आपको एक ओवर में कोई 18-20 रन चाहिए तो आप ये कह लें कि चलें यार अगर फलाना प्लेयर आ रहा है तो वो ये 20 रन कर देगा आराम से, जैसे शाहिद अफरीदी किसी ज़माने में किया करते थे। अब फ़खर ज़मान है, वो हमारे पास पावर हिटर था। अब अनफॉर्चुनेटली फ़खर को हमने बाहर कर दिया। हमने चलें टीम से तो क्या बाहर किया, उनको हमने सेंट्रल कॉन्टैक्ट से भी बाहर कर दिया है। बस उसने जो एक ट्वीट की थी, अब लास्ट टाइम भी जब अभी आकिब जावेद जिम्बाब्वे जा रहे थे, उस दिन एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो मैंने यही सवाल किया कि आप फ़खर के बारे में आप लोगों का क्या प्लान है, क्योंकि पीसीबी पहले कह रहा था कि इंजर्ड है, इंजरी से वापस आएंगे। साथ ही उन्होंने, चेयरमैन साहब ने ये भी बोला था कि नहीं, वो उन्होंने जो ट्वीट किया था उनका इशू है। अब अगर प्लेयर्स नो डाउट सेंट्रल कॉन्टैक्ट में होता है, वो नहीं, उनको बोलने की इजाज़त नहीं है, तनकीद करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन फ़खर ने इतनी तनकीद नहीं की थी, बावजूद उसके हमने खैर बाहर किया। बात लंबी हो जाएगी इसके ऊपर। तो हमारे पास ना तो पावर हिटर है, ना हमारे पास बैकअप प्लान है, चाहे वो हमारे मिडल ऑर्डर के अंदर हो, टॉप ऑर्डर के अंदर हो या बॉलिंग में हो। बॉलिंग में आप अरसे से शाहीन, नसीम, हारिस को लेके चल रहे हैं। अभी हसनैन इंजरी से वापस आए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने वो परफॉर्मेंस नहीं दी जो हम हसनैन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे तक वो बाहर रहे हैं, उन्होंने अपना प्रॉपर तरीके से रिहैब किया, वापस आए। तो हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ भी तो आपके पास होने चाहिए ना। जब आप तजुर्बे करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, नए प्लेयर्स को लेके आते हैं, तो आपके पास आपका अपना भी तो आपने स्ट्रेंथ देखना होता है ना, कि ठीक है अगर मैंने इनको बाहर निकालना है तो इसकी जगह के ऊपर मेरे पास फलां प्लेयर बड़ा अच्छा मौजूद है। अब मेन, क्योंकि हमारा फोकस इस वक्त जिम्बाब्वे नो डाउट है, लेकिन असल फोकस, असल टारगेट हमारा चैंपियंस ट्रॉफी है कि हमने वहाँ पर कैसे परफॉर्म करना है। उसके लिए हमने कौन सी अच्छी टीम बनानी है। वो अच्छी टीम बनाने के लिए आपको सारा कुछ मिक्स करके लेके जाना पड़ेगा, आपके सीनियर्स भी, आपके जूनियर्स भी। आप जूनियर्स को सीनियर्स के साथ लेके चलें। मुझे याद है कि आई वाज कवरिंग द वर्ल्ड कप इलेक्शन ट्रांसमिशन एंड ऑल, और उसमें जो बेसिक मसला, हमारी क्रिकेटर्स को तो पिच रीड करना ही नहीं आता अभी तक। ये तो हमारे जो साबिक कप्तान हैं सलमान बट, वो अब पाकिस्तान में मेरा ख्याल है जो हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनमें जो सलमान बट का जितना एक्सपीरियंस था पिच रीड करने में, ये एक अलग साइकी है, एक अलग पूरा, वो कहते हैं ना कि पूरा एक सब्जेक्ट है कि आप, ये नहीं है कि आप अगर अच्छा खेलते हैं तो आपको साथ साथ बाकी चीज़ें भी देखनी चाहिए। अब कप्तान के लिए ये सारी चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। कप्तान को एक तो टीम को भी लेके जाना होता है, अच्छा खेलना भी होता है, उन्होंने अच्छी वहाँ पे टीम के अंदर चेंजेस भी करनी होती है, लेकिन पिच रीड करना भी होता है। अब मैंने जैसे शुरू में जिक्र किया कि आपको पता भी है कि वहाँ पे मौसम कैसा है, आपने मौसम देख लिया, 2-3 दिन पहले आप पहुँच चुके हैं, आपने मौसम देख लिया, आपने प्रैक्टिस भी कर ली, और आपको ये भी पता है कि वेदर की प्रिडिक्शन क्या है, बारिश भी आ रही है। तो शुरुआत में मैंने यही बोला कि आपको ये सब कुछ देख के सारा कुछ प्लान करना होता है, लेकिन वहाँ पर प्लानिंग की कमी, कोई प्लानिंग की कमी है हमारे पास। और दूसरा कि डर, आपके, अगर आप अपने अंदर से डर निकालेंगे ना, डर निकाले बगैर आपकी टीम कभी नहीं जीत सकती। बिल्कुल, और ओवर कॉन्फिडेंस भी कई दफा मरवा देता है, और मुझे लगता है कुछ ऐसा ही इनके साथ हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब हम एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ गेस्ट भी मौजूद होंगे, सो डू स्टे विद अस।
वेलकम बैक जनाब, आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आज ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। और जब हम ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद की बात करते हैं तो ये सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद नहीं होता, अब इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। इसमें वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में मेंटल अब्यूज़ भी आता है, उसके अलावा फ़िज़िकल वायलेंस तो मौजूद ही है, और टॉर्चर, और उसके अलावा उनके हकूक़ का इस्तेहसाल, ये भी इसके अंदर ही मैं समझती हूँ आता है। सो कभी हम देखते हैं इज़्ज़त के नाम पर, गैरत के नाम पर कभी तेज़ाब फेंक कर हमारे माशरे के अंदर, अभी रिसेंटली जो मिसाल आई वो तो बहुत ही ज़्यादा हौलनाक थी, जहाँ पर एक सास ने ही अपनी बहू के साथ वो दर्दनाक अंजाम किया कि शायद सुनकर भी रूह काम जाती है। सो आज भी पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है, लड़कियाँ बहुत सारे प्रोफेशंस भी ज्वाइन कर रही हैं, इनलाइटमेंट भी है, लेकिन स्टिल समवेयर इन बिटवीन वी आर लैगिंग बिहाइंड। वो क्यों है, इसी पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगी सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, और काफ़ी वोकल भी हैं इन इशूज़ को लेकर, डॉक्टर हिना अदीब साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, सो ऑब्वियसली एक बड़ी तादाद में लड़कियां आपकी स्टूडेंट्स भी होंगी, और आप ये फ़र्क महसूस करती होंगी कि लड़कियां बहुत वेल अवेयर भी हैं, लेकिन स्टिल हमारे माशरे में ऐसे वाक़यात हैं। Exactly. Thank you so much first of all for inviting me on this special day. जैसे आपने बात की अभी कि ख़वातीन के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारी इक़साम है तशद्दुद के हवाले से, वायलेंस के हवाले से। थोड़ा सा ज़रा पहले मैं हिस्ट्री में जाना चाहूँगी कि ये स्टार्ट कब हुआ था। अब 25 नवंबर का जो दिन था वो 1999 से यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली ने जो है वो इसको इसलिए स्टार्ट किया टू कमेमोरेट द मैरिबल सिस्टर्स। वो 3 ऐसी बहनें थीं जिनको जो है दे वर द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जिनको कत्ल कर दिया गया था बड़ा बेदर्दी से, और उनकी याद में इस दिन को जो है वो मनाया जाता है। अब हम अपने मुआशरे की बात करें और इससे पहले आलमी सतह पर अगर हम देख लें तो देखें हर 3 में से एक खातून ऐसी है जो किसी न किसी सूरत में वायलेंस का शिकार हो रही है, ठीक है। और उसमें अगर हम अपने मुआशरे की तरफ अगर बात कर लें तो पाकिस्तान में भी आपको बहुत सारे ऐसे जो हैं वो वाक़यात मिलते हैं। अभी जैसे आपने जिक्र किया, ज़रा कत्ल केस हमारे सामने मौजूद है। बच्चियों को अवेयरनेस ज़रूर है, थोड़ी बहुत तो है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे अभी भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। गर्ल्स डू नॉट नो अबाउट देयर राइट्स। उनको स्पेसिफिकली अगर हम तालीम निस्वां की बात करें, वहाँ पर भी हमें लिटरेसी रेट जो है वो कम मिलता है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि जी कल्चरल नॉर्म्स हैं तो बात नहीं करनी, बताना नहीं है, शेयर नहीं करना। भाई क्यों नहीं शेयर करना? आज वो दौर नहीं है जब आप बच्चियों को कह दें कि जी ओके फ़ाइन, आपकी शादी कर दी गई है तो अब जो है वो जो कुछ होगा आपके साथ, आपने वहाँ से मर के ही वापस आना है। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू से एनीथिंग लाइक दैट। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में बच्चियों को खुद भी जानना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए। मेरे पास बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ आती हैं जो कि घरों से अपनी फैमिली की बहुत सारी ऐसे इश्यूज़ वो लेकर आती हैं कि मैम ब्रोकन फैमिली है, हम शेयर नहीं कर सकते, मेल डोमिनेंसी है, ठीक है, पेरेंट्स की सेपरेशन है, और उसमें भी फिर बहुत सारी ऐसी बच्चियों को इश्यूज होते हैं जो कि मेंटल जो है वो उनकी आप कह लें स्टेबिलिटी को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज चूँकि सोशल मीडिया का दौर भी है, सोशल मीडिया के दौर में आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है। आई थिंक वी शुड गो ऑन सोशल मीडिया, वी शुड स्पीक, वी शुड लर्न, वी शुड नो अबाउट देयर राइट्स। कि आने वाले कल में जब आपने प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखना है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझ पर कोई तशद्दुद करता है तो मैंने उसका जवाब कैसे देना है, मैंने कहाँ कॉल करनी है, मैंने पेरेंट्स के साथ कैसे शेयर करना है। और फिर उसमें भी आप देखें हमारे यहाँ पाकिस्तान में 18 साल से कम उम्र की जो बच्चियां हैं उनकी जो रेशो है, जो यूनिसेफ हमें बताता है, दैट इज़ 18.9 मिलियन जिनकी 18 से पहले शादी हो जाती है, और 4.6 मिलियन वो बच्चियां हैं जिनकी 15 साल से कम उम्र में शादी हो जाती है। तो जो फोर्स्ड मैरिजेस हैं, जो चाइल्ड मैरिजेस हैं, ना शऊर है, ना तालीम है, ना पता है कि अच्छा आने वाले कल में क्या होगा। तो फिर उसमें डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है, उसमें एसिड अटैक्स भी होते हैं, उसमें सेक्शुअल हरासमेंट भी है, उसमें वर्क प्लेस हरासमेंट भी आपके पास आ जाती है, फिर डिनाइल ऑफ एजुकेशन आ जाता है। तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो आज भी प्रिवेल कर रहे हैं, एंड आई थिंक कलेक्टिवली वी हैव टू वर्क अबाउट दिस। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं समझती हूँ कि ख़वातीन को तो अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक मर्द की तरबियत बहुत ज़रूरी है अगर हमें इस माशरे से कम्प्लीटली इस चीज़ को ख़त्म करना है। सो अगेन आपके पास मर्द बच्चे भी आते होंगे, और वो लड़के वो क्या सोचते हैं इस हवाले से, उनकी जहन साजी कितनी पीछे है या उन्हें कितनी ज़रूरत है, ये आप क्या फ़ील करती हैं?
अभी देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि यहाँ पर जो है वो चैरिटी बिगिंस एट होम वाली बात है कि आप अपने घर से शुरुआत करने की ज़रूरत है। ये सबसे पहली चीज़ अगेन आ जाती है कि एक फ्रेज़ है हमारे यहाँ कि जो कुछ भी सिखाना है वो माँ ने ही सिखाना है। भाई माँ ने आपकी तरबियत ज़रूर करनी है, लेकिन उसके साथ साथ वालिद का भी वही किरदार है। जब आपके घर से एक मिसाल ऐसी बनेगी कि आप मियाँ बीवी आपस में एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो अपने बेटे को भी, अपनी औलाद को भी जो है वो उसी तरह से जो है वो समझाएंगे भी। तरबियत करने की ज़रूरत है कि ख़ातून जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप उसको जिस तरह से कहें, जो हमने अक्सर देखा है टेलीविजन में, ड्रामास में देखा है कि जी पाँव की जूती वाला कॉन्सेप्ट, अब वो नहीं रहा। तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी हम कह तो देते हैं, ठीक है कि जी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, ख़वातीन हर शुबाहाई ज़िंदगी में आपको साथ काम करती हुई दिखाई भी देती हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने हकूक़ के लिए जंग लड़नी पड़ती है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि जिन लोगों को शऊर नहीं है या जिनमें तालीम की कमी है, मैंने पढ़े लिखे तबके में भी ये एफर्ट्स पुट करते देखा है, उनको अपने लिए स्ट्रगल करते देखा है कि अपने हकूक़ के लिए जंग लड़नी पड़ती है उनको। और मेरे ख्याल से मर्दों में अगर मैं ये बात करूँ, अभी आपने जैसे पहले जिक्र किया, ये ज़ारा कत्ल केस 3-4 दिन से, जब से ये मामला हुआ है पिछले 1 हफ्ते से, वो दिमाग से निकल ही नहीं रहा। तो यहाँ पर कोई मर्द पहले हमें नज़र नहीं आता, यहाँ पर हमें खातून नज़र आ रही हैं, ठीक है, जो इसकी मेन कल्प्रिट है। तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है आपके घर की तरबियत, कहाँ से जो आपने बीज बोना है वो फिर हमारे पे जिम्मेदारी आ जाती है कि जी माओ और जो वालिद हैं, वालिद और वालदा दोनों पर डिपेंड करता है कि वो आने वाली नस्ल को इस हवाले से तैयार करें कि ख़ातून की इज़्ज़त करना कितना ज़रूरी है, उसको स्पेस देना कितना ज़रूरी है अपने घर में, अपने जो वर्क प्लेसेस हैं वहाँ पर, सो दैट कि हम देखते तो हैं इस चीज़ को कि मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उसमें से बहुत सारी ऐसे बच्चे हैं जो बड़ी प्रोएक्टिव अप्रोच रखते हैं और उनको पता है कि हमारे साथ फीमेल स्टूडेंट्स भी पढ़ रही हैं और फीमेल स्टूडेंट्स को हमने स्पेस देकर चलना है। बाकी अच्छाई और बुराई जो है वो हर जगह है, एंड आई थिंक यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन कि कहाँ पर आपने अपनी हद मुकर्रर करनी है। अच्छा, ये जो टू ड्रॉ लाइन, अब बहुत सारे हम वेस्ट की मिसालें देते हैं अक्सर मामलात के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ मुझे लगता है ज़्यादा बिगाड़ तब पैदा होता है जब जॉइंट फैमिली सिस्टम में, जिस तरह अभी भी ये केस हुआ, सास ससुर का जहरीला रवैया किसी आने वाली लड़की के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता। और इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा आलिमों को इस हवाले से सुना भी है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं इस्लाम के अंदर, लेकिन चलिए अगर आपके मुआशरी हालात आपको नहीं इजाज़त देते तो एटलीस्ट एक स्पेस खासी देनी चाहिए। ये जो रिवायती सास ससुर है, और मैं तो ये स्पेशली इस केस के बाद मैं तो उन्हें जहरीले सास ससुर ही कहूँगी, ये जो जहर मेंटल एब्यूज़ और यहाँ तो खैर फिजिकल वायलेंस से भी हद क्रॉस हुई ना, लेकिन जो कंटिन्यूस वो लड़कियाँ जो सास ससुर का रवैया बर्दाश्त कर रही हैं और मेंटल एब्यूज़ बर्दाश्त कर रही हैं, उसके लिए हम कहाँ से शुरुआत करें? देखिए, आई थिंक कि आपको सबसे पहले, अभी मैं पढ़ भी रही थी एक रिसर्च के मुताबिक कि जो सबसे ज़्यादा वायलेंस जो है वो घरेलू सतह पर जो हो रहा होता है, वो या तो आपके वो बहुत करीबी लोग कर रहे होते हैं जो उस घर में रह रहे हैं, या फिर आपको अपने पार्टनर की तरफ से ही वायलेंस का शिकार जो है वो ख़वातीन हमें नज़र आती हैं। तो सबसे पहले तो आई थिंक कि जैसे ही बच्ची जो है वो शादी करके एक नए घर में जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ 2 लोगों की शादी नहीं होती, 2 ख़ानदानों की शादी है, जिसमें आई थिंक कि ख़वातीन को इस बारे में थोड़ी बहुत अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए कि आप पहले दिन से ही अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो कायम करने की कोशिश करें। यू नीड टू टॉक अबाउट स्टफ। ऐसा नहीं है कि आप खामोश रहकर बर्दाश्त करती जाएं और फिर एक दिन ऐसा आए कि अल्लाह माफ़ करे इस तरह के जो है वो हमारे सामने वाक़यात आते हैं। तो जहाँ पर माँ बाप दोनों तरफ से, एक सास ससुर भी और जो ब्याह कर भेज देते हैं, उन्हें भी चाहिए कि भेज दिया तो उनकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो गई। दे हैव टू टेक द फॉलो अप कि ज़िंदगी कैसे चल रही है, कोई मसला तो नहीं है, कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा तो यू नीड टू टॉक, आपने हमें बताना है। और दूसरी तरफ वो जो घर वाले जो लेकर जा रहे हैं, जहाँ शादी होकर बच्ची जाती है, आई थिंक ये वो वक्त है जहाँ पर लोगों को इस वाक़े से जो है वो सबक सीखना चाहिए कि प्लीज़ अपने घर में आने वाली बच्चियों को स्पेस दें। ये जो जेलसी फैक्टर्स हैं, ये जो मुआशी और माशरती जो इश्यूज़ हैं, जो यहाँ तक आपको ले जाते हैं कि आपकी नफ्सियाती इश्यूज़ जो हैं वो स्टार्ट हो जाएं, इससे पहले कि कोई बच्ची इस अंजाम तक पहुँचे, मेरे ख़्याल से ख़वातीन को चाहिए कि वो बात करें, अपने हकूक़ के हवाले से आवाज़ उठाना शुरू करें और सबसे पहले अपनी औलाद में जो है वो चीज़ इनकलकेट करें। और लड़कों को भी ये चाहिए कि वो अपनी बीवियों को समझें। और ये मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि जी एक साइडेड ये जो है वो 1 साइडेड इशू है, ये 1 साइडेड इशू नहीं है, ये ताली दोनों हाथों से बजती है। बिल्कुल। और मुझे तो लगता है कि जब स्पेसिफिकली इस केस के बाद जितने भी एक्सपर्ट से मेरी बात हुई है, व्हेनेवर यू फील कि जनाब आपकी ज़िंदगी को थ्रेट है, आपके सुकून और मेंटल एब्यूज़ को थ्रेट है, आप
स्टेप आउट करें, आप बाहर निकल जाएं, बजाय इसके कि लोग आपको ये कहें कि कॉम्प्रोमाइज़ करें और वहाँ ही अपनी ज़िंदगी अजीरन कर दें, आप उस घर से बाहर निकल जाएं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा, टू वेरी प्रोफाउंड डिस्कशन विद यू। और ये छोटी सी एक कोशिश है ये बताने की कि आप भी इंसान हैं और अल्लाह ने आपको भी उतना ही अशरफुल मखलूक़ात बनाया है जिस तरह मर्द ज़ात को बनाया है। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जनाब। वैसे ज़िंदगी रंगों के बग़ैर मुकम्मल नहीं है। रंग है तो हम हैं, रंग है तो खुशी है। और इन्हीं रंगों से आर्ट की दुनिया में आप तख्लीक बहुत ज़्यादा देखते हैं। हमारे इर्द गिर्द तख्लीक़ात भरी पड़ी हैं, तस्वीर भरी पड़ी है, लेकिन इन रंगों के साथ खेलना भी आसान नहीं होता। काफ़ी महारत चाहिए होती है। और हमारी गेस्ट जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, उनका ताल्लुक इसी फील्ड से है। मेरे साथ जनाब मौजूद है कंदील नवीद साहिबा, और ये एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं और 6 साल से इस फील्ड से मुंसलिक हैं। ये सेल्फ टॉट आर्टिस्ट किस तरह बनी और क्या स्पेशलिटी है, ये हमें कंदील ही बताएंगी। वेलकम टू द शो कंदील, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो पहले तो बताइए, सेल्फ टॉट यानी खुद से सीखा आपने सब कुछ? जी बिल्कुल। इसका आगाज़ मैंने किया 2019 में, जब मैं ग्रेजुएशन के बिल्कुल एंड पर थी। और उसके बाद सब करते हैं कि जॉब हंटिंग करेंगे, हमारे करियर्स होंगे, हमारे गोल्स होंगे। लेकिन आई वाज थिंकिंग कि नहीं, अब ये जम नहीं रहा मुझे, क्योंकि शुरू से ही मुझे बचपन से ही कह लें कि जीन्स में आर्ट चला आ रहा था। अच्छा। जो मेरे पर नाना हैं, सुना है कि वो खतात थे, और मेरी ग्रैंड मदर, उनको भी इस चीज़ का शौक़ था, तो वो जीन्स में चला आ रहा था स्टार्टिंग से ही। खुद भी बचपन में मुझे यही शौक़ था कि मैं बड़े ड्राइंग्स वगैरह हाँ ड्राइंग करूँगी, आर्टिस्ट बनूँगी। लेकिन फिर वो होता है पेरेंट्स का कि आप नहीं, एक एजुकेटेड डिग्री हो आपके पास अच्छी सी, आप खुद को बता सको कि आप अच्छे ग्रेजुएटेड हो, पढ़े लिखे हो, तो वो उनको जमता नहीं है। लेकिन फिर बैचलर्स का एंड था, जब एक कंपटीशन था पोस्टर्स का जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, तो मुझे एक फील हुआ कि नहीं यार, ये चीज़ थी मेरे अंदर जो मैं मिस कर गई हूँ, एक्सप्लोर कर चुकी हूँ। हाँ। सो फिर उसके बाद कहीं से सीखा? नहीं, उसके बाद फिर यूट्यूब। अच्छा, यूट्यूब इज़ द बेस्ट टीचर जिस पे आप सीखते हो और एक्सप्लोर करते हो। अच्छा, यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा कह लें कि इतना वेल एक्सप्लेन नहीं होता, आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने एक्सपेरिमेंट्स के साथ सीखना पड़ता है। तो लकीली आप तब बहुत लकी हो जाते हो जब आपका पहला काम सेल आउट हो जाता है। तब आपको बूस्ट मिलता है कि नहीं यार, आपके काम की डिमांड है और आप कर सकते हो, आप वाकई इस So, आपने इसको प्रोफेशनली भी अपना लिया? शौक तो था ही, शौक पैशन तो मैंने स्टार्ट किया शौक के लिए। हाँ। मुझे नहीं पता था कि मेरा जब पैसे आना शुरू होंगे, लेकिन जब पहली पेंटिंग सेल हुई और वो पैसे आए ना, तो लगा कि नहीं यार, मैं इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ फाइनेंशियली। और इसमें पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट होता है आपको कि वो आपको कुछ भी करने दें। हालांकि मेरे पेरेंट्स का ख्वाब था कि मैं एमफिल तक जाऊँ, एनवायरमेंटल साइंसेस का मेरा बैकग्राउंड है और मैंने उसमें एमफिल भी किया है उनके कहने पर, लेकिन साथ साथ उन्होंने मुझे इस फील्ड से कभी भी नहीं रोका। सही। और स्पेशलिटी क्या है आपकी? अच्छा, मैं इस मामले में बहुत कह लें कि लकी हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया एब्स्ट्रैक्ट आर्ट से। और कैलीग्राफी होता है कि एक आपको अल्लाह की तरफ से खुद ही आया है, जैसे हर कोई कैलीग्राफर नहीं बन सकता। लेकिन जैसे ही मैंने ब्रश पकड़ा और कभी लिखना शुरू किया, तो पहली ही पेंटिंग मुझसे वो इतनी खूबसूरत बनी और राइटिंग इतनी अच्छी आई कि मुझे लगा कि मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिस और करूँ ना, तो ये बहुत बेस्ट आ सकता है। अब आप देख सकते हैं मेरे काम में वैरायटी है, एब्स्ट्रैक्ट भी है, कैलीग्राफी भी है, फिर मीडियम्स में मैंने कभी खुद को रोका नहीं। मैंने फर्नीचर पेंटिंग भी की है, रेजिन का काम भी करती हूँ, और एब्स्ट्रैक्ट, ऑयल पेंटिंग, सब कुछ, सब में ट्राई किया मैंने। तो अपने को कभी इस फील्ड में रोका नहीं मैंने। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक आपके सामने एक कैनवस में देख रही थी, आप हमें लाइव भी कुछ करके दिखाने वाली हैं, जरा हमें डेमोंस्ट्रेट भी कीजिएगा, वो क्या है? मैं आपको बताती हूँ। कोई भी पीस जब बन रहा होता है, मेरे लिए वैसे ये अभी भी कंप्लीट है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, जैसे मैंने लव स्टोरी का नाम दिया है, ठीक है। जैसे लव स्टोरी में हेट एंड लव दोनों होते हैं, तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। अब ये पेंटिंग, लाल रंग तो वैसे खून को भी रिप्रेजेंट करता है, इश्क का भी रंग होता है। स्टोरी में खून हो गया, आर्टिस्ट होते हैं थोड़े, क्रिएटिव होते हैं। तो ये मेरे लिए ये खून का रंग नहीं है, मेरे लिए ये मोहब्बत का रंग है।
तो वैसे तो ये इट सिर्फ कम्पीट है, लेकिन स्टिल इसमें कुछ मीडियम्स होते हैं जो हम ऐड करें तो हमारी पेंटिंग और एलाबोरेट होती है। बिल्कुल सही। जैसे कि गोल्ड लीफ एक बहुत सेंसिटिव और बहुत वर्थी मीडियम है, जिसमें अगर हम ऐड करें तो पेंटिंग की एकदम से शक्ल बदल जाती है, वो बहुत वाइब्रेंट और बहुत ही खूबसूरत बन जाती है। मैं आपको अभी इसका डेमो दिखा देती हूँ। अच्छा, वैसे हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि गोल्ड लीफ असल सोने के तार वाले हैं? नहीं, इसमें दो राय हैं। हाँ, इसमें क्वालिटीज़ आती हैं वैसे तो 24 कैरेट, 21 कैरेट, तो मैं 24 कैरेट यूज़ करती हूँ। तो एक्सपेंसिव भी होगा और ये सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा होता है। और क्योंकि अब मेरा काम अच्छा सेल आउट होता है, बाहर भी जाती है मेरी पेंटिंग्स, दुबई में और कतर में, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, तो फिर मुझे क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना होता। मैं आपको बताती हूँ, इसमें मैंने थोड़ा सा आगे हो जाती हूँ, इसमें मैंने एडेसिव लगा दिया है। आप देखें कि इट्स वेरी स्टिकी। हाँ। जहाँ जहाँ मैंने एडेसिव लगाया है तो वहाँ मैं लीफ इसको पेस्ट कर दूँगी और ये आपको एक बिल्कुल ही अलग शक्ल देगा उसके बाद। अच्छा, इस मीडियम में काम करना जितना आसान है उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि गोल्ड लीफ आपको बहुत ज़्यादा तंग करता है। मौसम, डिफरेंट मौसम्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं मेरे, तो वो भी यही शिकायत अच्छा, करते हैं। सिखाती भी हैं आप आगे? प्रोफेशनली नहीं सिखाती, यानी क्लासेस नहीं कंडक्ट करती, लेकिन क्योंकि मैं खुद एक सेल्फ टॉच आर्टिस्ट हूँ और मैंने बहुत स्ट्रगल से सीखा है। पता है, जब कोई फेमस हो जाता है ना और जिसको आ जाता है काम, वो किसी और को नहीं बताता। तो मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया था, बहुत सारे आर्टिस्ट को मैंने अप्रोच किया कि मुझे इतना काम आता है, मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे वहाँ चाहिए हेल्प, तो आप प्लीज़ हेल्प कर दें। वो कहते थे आप हमारा फलाना कोर्स है, आप वो ज्वाइन कर लें। तो मैं कहती थी यार, इतनी सी बात पूछी, मैं इसके लिए कोर्स ज्वाइन करूँ? कोर्स करना होता तो मैं कहीं और से कर लेती। हाँ, तो वो हेल्प आउट नहीं करते। तो मेरी कोशिश होती है कि मुझे जो भी मैसेज करे ना इंस्टाग्राम पर, तो मैं इसको प्रॉपरली गाइड करूँ अच्छे से। तो वो बच्चे वो यही शिकायत कर रहे होते हैं, हमारा गोल्ड लीफ ब्लैक हो जाता है, हमारा गोल्ड लीफ ब्लैक हो जाता है। तो उसके लिए मैं यही बताऊँगी कि ये मीडियम बहुत सेंसिटिव होता है, ये मौसम से ख़राब होता है। तो आपको बस यही करना होता है कि जब आपके हाथ में बिल्कुल पसीना ना हो, गर्मियों में ये बहुत तंग करता है, क्योंकि आप ना पंखे में लगा सकते हो इसे, इसको फिर एसी में लगाएं आप। बस ये महंगा शौक है थोड़ा सा। ये महंगा शौक है, बिजली भी खाता है। ये बिजली भी खाता है, क्योंकि आपके हाथों में ज़रा सा पसीना आया नहीं और वो जो गोल्ड लीफ है वो ब्लैक हो गया वहाँ से। अच्छा, वैसे ये एक गोल्ड लीफ की प्राइस कितनी होती है? ये डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का यूज़ कर रहे हो। मैं इकट्ठे मंगवाती हूँ बल्क में बाहर से, तो वो मुझे पर लीफ पे आपको बता नहीं सकती कितना बनेगा, तो इस वजह से। और ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से भी ले रहे हो ना। तो ये अच्छा, देखिए पाकिस्तान में ये जो सप्लाईज हैं, इसके लिए कितना आपको अफोर्डेबल मार्केट लगती है? बिकॉज मैंने सुना है कि इट्स एन एक्सपेंसिव वन। या ये बहुत एक्सपेंसिव है, और जब से कोरोना आया ना उसके बाद ये बहुत सबने ज़्यादा पेंटिंग महंगा शुरू हो गया। कर दी है। एवरीबडी इज अ पेंटर इन द फेज ऑफ कोरोना। उन्होंने कहा हम या। घर बैठ के क्या करें। बिल्कुल ऐसे ही है। कोरोना में बहुत सारे बिजनेस ग्रोथ हुए, जो लोगों ने नहीं भी खुद को था कि मैं ये कर सकती हूँ, लोगों ने वो एक्सप्लोर किया अपने अंदर। सो आपने कहीं एग्जिबिट भी की है अपनी पेंटिंग्स? जी, अलहमरा में मैं एग्जिबिट करती थी स्टार्टिंग में। लेकिन पता है क्या, जब आप आउट ऑफ द फील्ड आए होते हो ना, किसी ऐसी फील्ड में जहाँ पर सब पढ़ कर आए होते हैं, पैसे लगा कर आए होते हैं, वो ना आपको एक्सेप्ट नहीं करते। मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर फील की। अच्छा, अब इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? ये बस हो गया, देखिए ये अप्लाई हो गया लीफ। अच्छा, अब जो एक्स्ट्रा होगा मैं उसे शेड कर दूंगी, ठीक है। ये अप्लाई हो गया, मैं इसको, आप देखेंगे जो एक्स्ट्रा होगा वो साफ हो जाएगा। ये देखें, इट विल गिव अ कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट लुक। अच्छा, और ये अब लाइफ लॉन्ग लगा रहेगा या ये फिर लाइफ लॉन्ग लगा रहेगा। मेरा लीफ अच्छा है, और इसके बाद हम इसके ऊपर ये लेकर स्प्रे भी कर देंगे, अभी नहीं, मैं बाहर जाकर ओपन एयर में, ताकि ये प्रोटेक्ट हो जाए और ये ब्लैक नहीं होगा। तो ये लाइफ लॉन्ग आपकी एक पेंटिंग है जो कभी ख़राब नहीं होगी, अगर ठीक तरीके से लगा हो ठीक तो। तरीके से लगा हो। अच्छा, और वो जो स्प्रे है वो आप इंडोर नहीं कर सकते? इंडोर नहीं कर सकते, उसके बहुत ज़्यादा स्टेन्स आपकी जिनको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो, सांस का इशू हो, उनके लिए बहुत खतरनाक है। तो हम इंडोर अच्छा, अभी आप बात कर रही थी एग्जीबिशन की, सो स्पेस नहीं देते जो एस्टैब्लिश पेंटर्स या बड़े बड़े नाम स्पेस हैं? देते हैं आपको, लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स आपके साथ आए होते हैं ना, वो आपसे कहीं ना कहीं या तो जेलसी फील कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एक
पूरी फीस लगाकर किसी इंस्टीट्यूट से सही, आते हैं और आप कहते वैसे आप promote एकदम नहीं से आ करते। जाते हो, हाँ। तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते इस तरह। बट थैंक यू वेरी मच कंदील, बहुत अच्छी कलेक्शन है आपकी so एंड वी much. विश यू बेस्ट ऑफ लक। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को वैसे सिखाएं भी, प्रॉपर ट्रेनिंग सेशंस भी दें कि जो आपने स्ट्रगल किया है वो दूसरों को इस तरह ना करनी पड़े। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। एक ब्रेक छोटी सी ले लेते हैं और आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और मेरे साथ अब मौजूद हैं डॉक्टर हंजला इमरान साहब, जो कि डॉक्टर ऑफ मेडिकल लेबॉर्ट्री भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं और एक सिंगर भी हैं। सो शौक की खातिर जो सफ़र इन्होंने शुरू किया वो डॉक्टरी को पीछे छोड़ गया, राइट? वेलकम टू द शो सर, बहुत शुक्रिया आपका। सो कितने अरसे से गा रहे हैं आप? तो ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए। 3 साल हो गए हैं। और कहीं से सीखा है या कोई इंस्पायर करता है? शुरू से बस एक शौक था, पैशन था, तो उसको फॉलो किया। इसके अलावा ये है कि कोई भी इसके अलावा नहीं था, सीखा कहीं से नहीं है, कहीं पे मतलब अलहमरा जिस तरह लोग जाते हैं सीखने, उस तरह कुछ भी नहीं था। तो घर वालों ने कहा नहीं कि हम तुम्हें डॉक्टर बना रहे थे, तुम सिंगर बन गए? ये एक पैशन है, इसको प्रोफेशन के साथ नहीं लेके चला। मतलब प्रोफेशन एक साइड पे होता है आपका, पैशन आपका एक अलग है। तो इसको एज अ शौक मैंने जो है ना परस्यू किया। और कौन सा सिंगर आपको बहुत पसंद है, जिससे इंस्पायर होते हैं आप? अरिजीत सिंह, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, और इसके अलावा राहत फ़तेह अली खान। बिल्कुल सही। तो कहाँ कहाँ परफॉर्म कर चुके हैं अब तक? मैंने पीसी होटल में किया है, 4 पॉइंट्स बाय शेराटन है होटल, एक 5 स्टार होटल, उधर किया है। अच्छा, तो ओएसटीज का भी शौक है या फिर ये जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसा नेस्कैफे बेसमेंट है, कोक स्टूडियो है, बिल्कुल मिलता है उसको। चांस आसानी से मिलता है या अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं? अभी तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, साथ साथ आपके थोड़े कनेक्शंस भी होने चाहिए, जिस तरह आपको पता है हर जगह पे। तो मेरा इस तरह का है नहीं, मेरा जो एक फील्ड थोड़ी सी डिफरेंट है, तो मैंने इसको जो फॉलो किया तो उसकी वजह से इतने चांसेस नहीं मिले। लेकिन ये है कि काफ़ी जगह मैंने परफॉर्म भी किया, यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट कॉलेजेस में, रूट्स कॉलेज में, डिफरेंट कॉलेजेस में। बिल्कुल सही। सो ये आप डॉक्टर ऑफ लेबॉर्ट्री आएंगे, इस पैथोलॉजी लैब्स में ज़्यादा होते हैं आप? जी जी जी, ये जो चुगताई लैब, ये डिफरेंट जो हाँ, लैब्स सो होती फिर तो आप जो टेस्ट करते होंगे उसमें म्यूज़िक का आंसर भी कोई कहीं ना कहीं शामिल है? बस डायरेक्टली तो पेशेंट्स नहीं डील करते होंगे, नहीं ज़्यादा आप टेस्टिंग सर्विसेज में मेरा ख्याल है ज़्यादा है। जी जी, टेस्टिंग में उसके अंदर ज़्यादा है। बिल्कुल सही। तो इसको अपने प्रोफेशन को सिंगिंग रखेंगे या फिर डॉक्टरी साइड, पैथोलॉजी वाली साइड पे रहेंगे? ये ना सिंगिंग है ना डॉक्टरी है, डिफरेंट। एक ई कॉमर्स की फील्ड में मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, तो अच्छा। मेरी इधर DHA फेज 3 में कंपनी है मेरी। अच्छा। तो मैं एज इंटरनेशनली जो मार्केट्स होती हैं उनके अंदर सेल करता हूँ चीज़ें ना, गुड्स सेल करता हूँ कस्टमर्स को। तो मैं उस फील्ड में चला गया हूँ, ना डॉक्टरी में ना इसमें, डिफरेंट एक फील्ड में मैं घुसा। अच्छा, आप ई कॉमर्स में चले गए, E-commerce एंटरप्रेन्योर हैं। सो फिर सिंगिंग को एज अ हॉबी ही रखेंगे? एज अ हॉबी, एज अ पैशन, जो दिल है, मतलब शौक है, वो उसको एज अ शौक या लेके चलूँगा, एज अ उसको वो नहीं कि अर्निंग का वे नहीं बनाऊँगा। बिल्कुल सही।